सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों यहां पे देखिए, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो गणित विषय है उसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। राजन सीरीज जो नई आई है 2024 संस्करण, वह गणित विषय आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से रेनू मैम ने भी कई विषय आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ये नई सीरीज 2024 संस्करण की कंप्यूटर विषय की है और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके कंप्यूटर विषय को। और इसमें देखिए, सीरीज में बहुत सारी गलतियां दी गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आपके लिए पढ़ना। परीक्षा के समय में कम समय में यही आपका तैयारी का साधन होता है, तो इसको तो कम से कम आपको बहुत ध्यान से अच्छे ढंग से करके जाना है। और कंप्यूटर में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि परीक्षा में आपको चीजें याद रहेंगी और आप सही बहुविकल्पी प्रश्न करके आओगे, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में लिख करके आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अभी बहुविकल्पी प्रश्न मैं करा रहा हूं, 3 क्लास में आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी शुरू करेंगे। फिर आप लोग बोलते हैं तो मैं आपको लघुत्तरी भी करा दूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अधिक से अधिक शेयर कर देना है ताकि सभी को पता चल जाए कि यहाँ पे कंप्यूटर विषय की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें। डेली मैं आपके लिए एक क्लास लेकर के आऊंगा और उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो राजन सीरीज में गलतियां दी गई हैं उन गलतियों को सुधार के मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब आप समझ गए, आपको राजन सीरीज यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आप चीजों को सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 है और इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में शेयर कर देना है आपको। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एड्यूसैट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। एड्यूसैट अब क्या है, एड्यूसैट क्या है आपका। देखिए एड्यूसैट में जो एडीयू है ये किसका है, ये एजुकेशन का है, एजुकेशन शिक्षा का है, एजुकेशन का है। और ये सैट किसका है, SAT, ये किसका है, सैटेलाइट का है, सैटेलाइट का है। ठीक है, सैटेलाइट का है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट, इसका मतलब क्या हो गया, शिक्षा उपग्रह। पहली बार भारत में किसी उपग्रह को इस तरीके से भेजा गया कि केवल वह, जैसे देश में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2024 में। 20 सितंबर 2024 को इस सैटेलाइट को कृत्रिम उपग्रह मतलब कि आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा निर्मित हो, तो कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट हो गया आपको। इसको स्थापित किया गया किस वर्ष में, 2004 में 20 सितंबर को। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एड्यूसैट जहां लिखा रहे वहां आप क्या समझ जाएंगे, वहां आप समझ जाएंगे एजुकेशनल सैटेलाइट की बात हो रही है और इसको जो भेजा गया था 2024 में भेजा गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट क्या है। स्टोरेज यूनिट कहाँ क्या होती है, जिसमें डेटा जो होता है वह स्टोर होता है। तो स्टोरेज यूनिट क्या है, डीवीडी। डीवीडी में आपने देखा होगा, डीवीडी इस तरीके से आता था। इस डीवीडी में क्या होता है, इस डीवीडी में आपकी जो फाइल होती है वह स्टोर होती है। और इसी तरीके से पेन ड्राइव, आपको पता है पेन ड्राइव में क्या होता है, पेन ड्राइव में भी आपका जो डेटा होता है वह स्टोर होता है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में भी, हार्ड डिस्क और बड़ा होता है, मतलब उसमें और डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सभी जो हैं वह डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से जितने भी दिए गए हैं वह सभी स्टोरेज यूनिट है। ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 3, फ्री ईमेल आईडी सेवा के जन्मदाता कौन है। किन्होंने फ्री में ईमेल, अब सबसे पहले जैसे ईमेल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कि जो
किसी डिवाइस के द्वारा मेल, पत्राचार, ये कैसे होता था? पहले आपको पता है कि खत लिखे जाते थे, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो खत लिखे जाते थे और डाकिया एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता था, ठीक है। तो अब ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से ईमेल होने लगा, कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसमें इस सेवा को मुफ्त करना, फ्री करना, यह किसका काम था? यह काम किसका था? वॉक्स जॉन अल्बर्ट जॉन कैरी या सबीर भाटिया का। तो अपने इंडियन सबीर भाटिया, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 4 है, एक्सेल एक प्रोग्राम है, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड या प्रेजेंटेशन। अब एक एक को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। सबसे पहले देखिए, क्या ये डेटाबेस है? तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। ढेर सारे प्रोग्राम से ही मिलकर के, ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलकर के, ढेर सारे प्रोग्राम का ही कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम बोला जाए या सॉफ्टवेयर बोला जाए, बात एक ही है। तो एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है यह आपको बताना है। ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। क्या ये आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, जैसा कि आपके कंप्यूटर में फाइल मैनेजर होता है? क्या ये वैसा सॉफ्टवेयर है? तो नहीं, ये वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो इस तरह कॉलम और उसके बाद रो में डील करता हो और आपके जो भी डेटा है उसको यहां पे आंकड़ों को रखता हो। तो एक्सेल जो है वह ऐसा ही प्रोग्राम है, यह जो इस तरीके से आपका डेटा होता है उसको यहां पे आप भर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्ड में आपको पता है कि आप इस तरीके से जो आपका रिज्यूम होता है उसको बनाते हो, खत लिखते हो और रिपोर्ट बनाते हो। और प्रेजेंटेशन में आपको पता है कि आप स्लाइड बनाते हो। एक पेज इस तरीके से रहेगा, उसमें हर एक चीजें रहेंगी, फिर उसके बाद इसी तरीके से अगला पेज शो होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है पीपीटी। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ स्प्रेडशीट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को क्या कहते हैं? जो खराब शब्द होते हैं, अपशब्द होते हैं और इंटरनेट पे लिखे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लॉप बोलते हैं, फॉर्मवेयर बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं या फायरवॉल बोलते हैं? तो ऐसे शब्दों को फ्लेम बोलते हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम बताइए। अब क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम की मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब कंप्यूटर में लोड करते हो तो वो पहले एक फाइल के रूप में होता है। तो वह फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब कि जो डॉट के बाद पहले तो फाइल का नाम आता है, फिर डॉट आता है, फिर एक्सटेंशन आता है। तो वही पूछ रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो फाइलें होती हैं उसमें प्रयुक्त होने वाला कॉमन एक्सटेंशन क्या है? मतलब ये डॉट के बाद लगने वाला चीज क्या है? ये कॉमनली जो प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है डॉट ई एक्स ई। डॉट ई एक्स सी का मतलब क्या होता है? डॉट एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी फाइल जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, जिस पे काम किया जा सके, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जाता है EXE, जो कि ऑप्शन सा में दिया गया है। ये ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए डॉट DOC किसमें? वर्ड फाइल में आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्स पे लगता है डॉट TXT। केवल टेक्स्ट जो होते हैं, जो नोट में आप टेक्स्ट सेव करते हो, डॉट EDU कहाँ लगता है? डॉट EDU आप देखते होंगे ज्यादातर
जो वेबसाइट के डोमेन नेम होते हैं, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है। तो उस डोमेन नेम में .edu जो है ये देखने को आपको मिलता है। जो एजुकेशनल संस्थान है, जो एजुकेशनल जगहें हैं, उनका जो डोमेन नेम होता है वह .edu से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल, एप्लीकेशन, जो फाइलें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनके फाइल का एक्सटेंशन पूछा है तो .exe यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, MICR में C का पूरा नाम है। अब MICR, अब ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। तो यहाँ पे C का मतलब क्या हो गया? C का पूरा नाम होता है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर मतलब कि ये एक अक्षर जो होता है इसी को हम कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी चीज में जैसे अपना गुण होता है, वैसे कोई भी अक्षर होता है, जैसे 2 है तो ये अपने कैरेक्टर को लिए हुए। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन मतलब कि अक्षर को पहचानने वाली जो तकनीकी होती है, इसी को MICR बोलते हैं। अब यहाँ पे C का मतलब है कैरेक्टर, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं, किसमें होते हैं? जावा में होते हैं, लो लेवल में होते हैं, हाई लेवल में होते हैं, या MTML में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, आप लगाओगे क्या? देखिए जो सही ऑप्शन है वो ये MTML लिख दिया इन्होंने, HTML होता है। ये HTML का फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो जाता है HTML। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो वर्ल्ड वाइड वेब जो पेजेस आप देखते हैं, आप किसी वेबसाइट पे गए, उस पे एक पेज कोई खुल के आएगा। ठीक है, एक जो भी खुल के आएगा, जो भी आपको विंडो में दिखेगा वह एक पेज होगा, और कहीं आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुलता है। ठीक, तो ये जो पेजेस होते हैं वो HTML में ही डिजाइन होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कमांड लैंग्वेज इसकी क्या होती है? HTML होती है। तो ऑप्शन दा जो इसको सही करके आप जरूर HTML आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लगातार उपयोग के लिए रखे रहते हैं, उनको आपस में कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? सर्वर के द्वारा, पीसी से, नेटवर्क से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब ढेर सारे कंप्यूटर हो जाते हैं, ढेर सारे आपके पीसी हैं, इस तरीके से ढेर सारे पीसी हैं, तो आप इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप एक सर्वर चुन लीजिए, एक कंप्यूटर और ले लीजिए जिसको सर्वर निर्धारित कर दीजिए, और इन सभी को इस सर्वर से जोड़ दीजिए। आपका ये जो कंप्यूटर हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा सर्वर से, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, सूचना के घटक हैं, मतलब सूचना में क्या क्या जरूरी उसके कंपोनेंट होते हैं, किन किन चीजों से मिलके बना होता है। अभी मैं जैसे साइकिल की बात करूं तो साइकिल में क्या होता है? पहिया होता है, हैंडल होता है, पैडल होता है, तो ये सब हो जाते हैं साइकिल के घटक। तो इसी तरीके से सूचना के घटक क्या होते हैं? सूचना में तो देखिए सबसे पहले सूचना स्वयं खुद होता है। ठीक, और सूचना का एक सोर्स होता है जिसके माध्यम से, जो सूचना का सोर्स होता है जिसके द्वारा सूचना जो है वह मिलती है।
और एक सूचना जो होती है, फिर उसके बाद सूचना को भेजने का काम किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सूचना के जो घटक हो जाएंगे, सूचना सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा सूचना को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने के लिए, और हार्डवेयर भी चाहिए होगा, और संप्रेषण कम्युनिकेशन भी चाहिए होगा, तब न कहीं पे सूचना प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो घटक हो जाएंगे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक से दूसरे की जो बातचीत होती है, एक जगह से सूचना का जो दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसे संप्रेषण कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे, यह तीनों ही घटक हैं सूचना के, तो ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 11 है, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। शिक्षा में किस तरीके से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है। तो आईसीटी आपको पता है शिक्षा में हर तरीके से उपयोग में आती है, चाहे वह विषय का समाकलन करना हो, विषय का आकलन करना हो, या विषय का मूल्यांकन करना हो। जब बच्चे को आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे का टेस्ट लिया और उसमें देखा कि बच्चे को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें भी आपका आईसीटी मदद करता है। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, आ व बा दोनों, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। विषय के समाकलन में भी और विषय के मूल्यांकन में, दोनों में ही आईसीटी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 12 है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। कौन सा माध्यम, मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा में कौन सा संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, पहले आप कमेंट करके बताइए। तो कक्षा क्लास की बात की जा रही है, और संचार, संचार का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह की जो बात होती है वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार का क्या माध्यम है, क्लास में बैठे हैं आप, टीचर हैं, बच्चे हैं, तो किस तरीके से संचार होगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो यह जो है मुख्य माध्यम से भी आपका जो संचार होता है वह होता है, और हार्डवेयर माध्यम से भी। जैसे अभी मैं यहाँ पे कक्षा की बात की गई है, तो क्लास में अगर बच्चा बैठा है तो आप खुद से बोल करके भी उससे बात कर सकते हैं, और मान लेते हैं कि सभी लोग लैपटॉप लेके बैठे हैं, हार्डवेयर लेकर के बैठे हैं, तो उस पर कुछ भेज करके भी, सूचना भेज करके भी आपका संचार हो सकता है। तो यहाँ पे आ व बा दोनों सही है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में, या उपयुक्त सभी में। तो शिक्षा में जो कंप्यूटर का उपयोग है, शिक्षा में देखिए इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ईमेल के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं विद्यालय और बच्चों के बीच में, और ई कॉम का भी प्रयोग होता है शिक्षा में। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, वेब पेज की भाषा होती है पास्कल, लो लेवल, HTML, या इसमें से कोई नहीं। अब देखिए ये आ गए यहाँ पे HTML। देखिए आपको अब देखने को मिल रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया। अब वेब पेज की बात फिर से की जा रही है, वेब पेज की भाषा होती है, तो वेब पेज की जो भाषा होती है वह HTML होती है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, स्पैम शब्द संबंधित है खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो स्पैम जो होता है वह एक तरीके का छल है आपके साथ। जैसे किसी ने आपको धोखे से कोई काम करा लिया, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। और स्पैम आपको पता है कि आजकल, पहले तो केवल कंप्यूटर में ये टर्म यूज होता था कि जो भी आपसे गलती से चीजें हो जाती थी, आप ठग लिए जाते थे, आपके साथ ठगी होती थी,
उसको स्पैम बोला जाता था। लेकिन अब आपको मोबाइल के माध्यम से आपको पता है कि यूपीआई पे भी स्कैम होते हैं और विभिन्न वेबसाइट्स पे भी स्कैम होते हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द स्पैम है यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से ईमेल पे जो आपका एक स्पैम करके ईमेल आता ही है, ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके प्रचार वाले मेल होते हैं उसको ईमेल अपने आप जीमेल जो होता है वह स्पैम वाले मेल में डाल देता है। तो स्पैम शब्द से आप संबंधित अब समझ गए आप स्पैम शब्द को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, www का अर्थ है। तो बहुत ही आसान आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट के शुरुआत में www लिखा होता है तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड। पहले W का मतलब होता है वर्ड और दूसरे W का मतलब होता है वाइड और वेब। इसका हिंदी में अगर शाब्दिक अर्थ आप समझे तो वर्ड का मतलब क्या होता है विश्व संसार, और वाइड का मतलब होता है फैला हुआ, और वेब का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए जाल। तो पूरे विश्व पे फैला हुआ ये जाल है इंटरनेट का, इसी को बोलते हैं www शॉर्ट में। और वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये देखिए ऑप्शन सा में आपका कुछ दूसरा लिखा है, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। वर्ल्ड पहले में देखिए वर्ल्ड वाइड वेब लिखा है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में वर्ल्ड वाइड लिखा है और तीसरे में वर्ल्ड वाइड वेब्स लिखा है और चौथे में वर्ल्ड वाइड वेब लिखा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताइए आप पहले। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो www आपका क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17। फिर देखिए www के आविष्कारक माने जाते हैं मानिसन, जॉन एल्बर्ट, टिम बर्नर्स-ली या चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज तो हमारे कंप्यूटर के जनक होते हैं और ये जो www के आविष्कारक माने जाते हैं ये टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये टिम बर्नर्स-ली, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18 है, इंटरनेट है क्या है, लैन है, वैन है, मैन है। लैन है, वैन है, मैन है या ये सभी है। अब लैन का मतलब क्या होता है LAN, इसको लिखा जाता है लैन। इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो ये जो लैन होता है इसका जो रेंज होता है वह 1 किलोमीटर तक होता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैला होता है और इसका लिमिट नहीं होता है। और मैन जो होता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसका बड़े शहर में आप समझ लीजिए कि 20 किलोमीटर के रेंज तक इसका जो है वह इसका रेंज होता है। तो इंटरनेट का क्षेत्र कितना है, इंटरनेट का क्षेत्र जो है पूरे वर्ल्ड पे है, तो इसलिए इसको इंटरनेट को इस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे वैन के। ठीक, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, कैल का पूरा नाम है, CAL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग यही होता है। यह ऑप्शन आ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए आपको दिए है कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग, तो नहीं, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग होगा। प्रश्न संख्या 19 है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पे सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। सबसे आसान और सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा है जब भी हम शुरू में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो
अलग अलग तरीके के एंथुजियास्ट होते हैं, जैसे किसी ने ऐप डाउनलोड किया होगा, किसी ने गाना डाउनलोड किया होगा, किसी ने कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड की होगी, किसी ने अपना सिलेबस डाउनलोड किया होगा। तो ये डाउनलोडिंग की प्रक्रिया है क्या? यही प्रक्रिया है कि कहीं पे कोई फाइल अपलोड है, रखी हुई है, कहीं पे कोई फाइल सेव है, उस फाइल को आप अपने डिवाइस में जब लेते हो, जब उसी जिस जहां पे फाइल सेव है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। और उस सर्वर से जब आप अपने कंप्यूटर पे सूचना प्राप्त करते हो, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। ऑप्शन दा जो हो जाएगा डाउनलोडिंग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, नेट स्केप नेविगेटर क्या है? तो नेट स्केप नेविगेटर, नेविगेटर मतलब एक तरीके से आपको रास्ता दिखाने वाला। तो उसी तरीके से जब आप इंटरनेट पे जाकर के कुछ सर्च करते हो तो आपको रास्ता कौन दिखाता है? ब्राउजर दिखाता है, अलग अलग वेबसाइट्स दिखाता है। तो ये नेट स्केप नेविगेटर भी क्या है? वेब ब्राउजर है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा वेब ब्राउजर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 22 है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या? केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हैप्पी हाइपर हाइपर टेक्स्ट व्यूअर, हाइपर टेक्स्ट लिखा है, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए। तो ये सभी हमारे पास होने चाहिए। ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पास मॉडेम और वेब ब्राउजर होने चाहिए। मॉडेम के माध्यम से आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो पाओगे, वेब ब्राउजर के माध्यम से आप वेबसाइट्स खोज पाओगे, और डोमेन नेम आपको पता होना चाहिए कि किस वेबसाइट पे आपको जाना है, ठीक। और हाइपर टेक्स्ट व्यूअर यानी कि आपके पास वेबसाइट खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो इसमें ब्राउजर में होता ही है। तो मतलब ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 23 है, आउटलुक एक्सप्रेस है। अब आप ईमेल देखते हो, जीमेल देखते हो और हॉटमेल देखते हो, आप किस पे? आप देखते हो माइक्रोसॉफ्ट पे। तो उसी तरीके से आपका आउटलुक एक्सप्रेस था पहले माइक्रोसॉफ्ट का ही, जो ईमेल क्लाइंट का भी काम करता था, शेड्यूलर का भी, एड्रेस बुक का भी, और न्यूज भी बताता था। तो अब ये नहीं आता है, ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी का काम करता था। ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 24 है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है? अब देखिए, शिक्षा का जो चैनल है दूरदर्शन का, जिसको टीवी पे आप देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो रेडियो पे सुन पाते हैं उसे आप देखते होंगे ज्ञानवाणी करके चैनल है। और इस तरीके से एक चैनल आता है सोनी, एक आता है ज्ञान दर्शन, एक आता है परिवर्तन, एक आता है कृषि दर्शन। तो जो केवल शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ही है उसको बोलते हैं ज्ञान दर्शन। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि दर्शन जो है वह फार्मर्स के लिए है, ठीक। तो यहां से आप याद हो गया आपको ज्ञान, नॉलेज और दर्शन। तो ये जो है ये चैनल का नाम हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 25, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक, रीड ओनली मेमोरी। ये हो जाता है आपका सीडी रोम। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सा में दिया गया है। तो ये ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप कुछ प्रश्न खुद से भी कर पा रहे होंगे। आप लोग ऑप्शंस कमेंट करते रहिए। 26 जो है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर या चैटिंग। तो परस्पर जो लाइव बातचीत करते हैं, आप टेक्स्ट करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चैटिंग। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, प्रश्न का 27 है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, सूचना है, स्रोत है, प्रसारण एवं प्राप्ति है, या उपयुक्त सभी? तो संचार, कम्युनिकेशन
जो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब आप खुद से समझिए कि आप कक्षा में या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो कम्युनिकेशन, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको चीजें सूचना बता रहा हूं, ये कंप्यूटर विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं, इसमें देखिए एक सूचना लग रही है, जो सही सही चीजें, जो ज्ञान मेरे पास है कंप्यूटर का, वह मैं आपको दे रहा हूं, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप सूचना कहेंगे। ठीक। और एक ज्ञान जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो सूचना मैं आपको दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, वो आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो कहां पे प्राप्त हो रहा है, आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे स्रोत। ठीक। और स्रोत जो होगा वह, देखिए स्रोत को आप समझिए, आप सूचना समझ गए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह सूचना हो गया, और यह कंप्यूटर का जो ज्ञान है वह वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, एक सोर्स है, एक स्रोत है जिसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। और अब प्रसारण और प्राप्ति देखिए, प्रसारण कैसे हो रहा है, प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है, हमारे एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से हो रहा है, जहां से आप पढ़ पा रहे हो, प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, और प्राप्ति आपको हो रही है। तो ये हो गया संचार की प्रक्रिया। ठीक है, संचार की प्रक्रिया में क्या हो गया, सूचना हो गया, स्रोत हो गया, और प्रसारण एवं प्राप्ति हो गया। तो इस तरीके से ये सभी हो गए तीनों, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 से है, यहाँ पे क्या कह रहा है, संचार की बाधाएं हैं, संचार में क्या क्या बाधाएं आती हैं। अब संचार में देखिए भौतिक बाधाएं भी आ सकती हैं, जैसे आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है, आपके पास सुविधा ही नहीं है, तो वो आपकी हो जाएगी भौतिक बाधाएं। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अब व्यक्तिगत बाधा क्या हो सकती है, जैसे कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है, ये आपकी व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और आपकी व्यक्तिगत दिक्कत हो सकती है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है, आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, तो ये भी जो है संचार की बाधा है, आप चाह ही नहीं रहे हो कि मेरी बातों को सुनो, मेरे क्लास को देखो, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत। इसी तरीके से सामाजिक, कुछ चीजें समाज में नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक बाधाएं बोल सकते हैं। अब कोई भी संचार कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हो, मान लेते कोई ट्राइब है जहां पर के आप बताना चाह रहे हो कि जो है आप बच्चों को स्कूल भेजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो ये आपके सामाजिक बाधा हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, अब किसी नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं है, सीखने को नहीं तैयार हैं, तो ये भी संचार की बाधा हो जाएगी। इसके बाद देखिए भाषा संबंधी बाधाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है या इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, जिस लैंग्वेज में संचार किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा भाषा संबंधी बाधा। तो ये सभी बाधाएं हो सकती हैं संचार में, कम्युनिकेशन में, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पे, योग्यता के आधार पे, सुविधा के आधार पे, या उपयुक्त सभी आधार पे। अब कोई संवाद, कोई बातचीत हो रही है, और प्राप्तकर्ता मतलब जिससे यह बातचीत हो रही है, तो वह उस संवाद का, उस बातों का अर्थ कैसे लगाएगा। देखिए एक तो उसकी समझ जितनी है, उसका जितना विवेक है, उसके आधार पे वह अपने अनुभव के आधार पे लगाएगा, अपनी योग्यता के आधार पे लगाएगा, और अपने सुविधा के अनुसार भी लोग समझते हैं। तो ये भी सभी जो हो जाएंगे उपयुक्त सभी आधार पे, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, यानी कि आईसीटी के लाभ, एडवांटेजेस क्या है, संसाधनों के समन्वय में सहायक, जो कि आपके पास संसाधन है उनका मिला जुला प्रयोग और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग आप कर पाते हैं, तो बिल्कुल आप कर पाते हैं। आपके पास जैसे बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चों के पेरेंट्स के पास मोबाइल है, और आप कंप्यूटर में, आपके पास स्कूल में कंप्यूटर है, आप मैसेज डाल दिए, ईमेल डाल दिए, तो इस तरीके से ये समन्वय में, संसाधनों के समन्वय में सहायक हो जाता है। ठीक।
और सूचना दे पाएंगे आप, तो सही समय पे अगर सूचना दे पाएंगे तो हर एक काम आपके विद्यालय में शेड्यूल से चलेगा। तो आईसीटी हर एक तरीके से मदद करेगा जो आपके संसाधनों में समन्वय होगा। इसके बाद देखिए, उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव होता है। अब आईसीटी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय पे सबको सूचना दे दीजिए कि सबका ये दायित्व है। टीचर्स को, स्टाफ को, जितने भी अदर स्टाफ हैं और मतलब जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, और बच्चों को भी सूचना दे दीजिए कि इतने समय पे इतना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतने समय पे आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से दायित्वों का जो निर्वहन है, उत्तरदायित्वों की जो भावना है, जब समय पे सबको जानकारी होगी तब ना सबको अंदर ये भावना आएगी कि हाँ हमको ये कंप्लीट करके देना है। तो इस तरीके से भावना का विकास होता है। अब यहाँ पे आ तथा बा दोनों कह रहा है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा, आ तथा बा, यह दोनों ही सही है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में, आईसीटी के बारे में, तो ये ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये लाभ है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 30 तक समझ गए। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न समझ में आ गए हैं, कितने प्रश्न आपने कर लिए हैं, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यह क्लास अच्छे से आप समझ में आ गई है आपको, तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए नीचे, और आपको बस यस कमेंट करना है। ठीक है, YES यस लिख दीजिए कि हाँ आपको यह क्लास जो है वह अच्छे से समझ में आ गई है। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्रश्न संख्या लिख करके, जैसे 15 नंबर में डाउट है तो 15 डॉट और अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी है यह आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। ठीक है, और कहीं इंप्रूवमेंट करना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी सजेशंस हो आपके, इस क्लास को अधिक से अधिक तुरंत आप शेयर कर दीजिए। कम से कम 5 खास मित्रों में आपको तुरंत इस क्लास को शेयर करना है, ताकि सभी लोग आसानी से इसी तरीके से पढ़ पाएं और अच्छे से अपने कंप्यूटर विषय में 25 में 25 स्कोर ला पाए। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूं, आपका सिलेबस, आपका राजन सीरीज, ऑन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सारी चीजें जो है ये आपको बहुत ही ज्यादा काम देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने खास मित्र हैं, सभी में शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ उसके बगल है बेल आइकन, उस पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हमारा जो ऐप है वह अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे सारी सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। इसी तरीके से देखिए, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप जाकर के सभी विषयों को पढ़िए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।